वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग देख रहे थे हम लोग बेनिफिशियल इंसेक्ट के बारे में देख रहे थे, लाभकारी कीटों के बारे में देख रहे थे। सबसे पहले हम लोग पिछले लेक्चर में हमने देखा हनी बीज के बारे में, मधुमक्खी के बारे में हमने पढ़ा और ये सारे पॉइंट्स उसके लिए पढ़ा। वैसे ही हम लोग को दो इंसेक्ट और देखना है, दो कीटों के बारे में हमको और अध्ययन करना है। हमें लाख कीट के बारे में पढ़ना है, लाख इंसेक्ट के बारे में, और रेशम कीट के बारे में पढ़ना है, सिल्क वार्म के बारे में। तो इस क्लास में हम लोग, इस लेक्चर में हम लोग दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे एक एक करके। तो ये हमारा आउटलाइन था, हनी बी के लिए था, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, और इसी तरीके से हम लोग इसमें भी देखेंगे और इसमें भी देखेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, दूसरा है वितरण, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे विश्व में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद है प्रकार, टाइप्स, उसके बाद है बाह्य आकारिकी, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उस कीट के बारे में देखेंगे। ये प्रकार में हम लोग क्या क्या देखेंगे, किन किन पौधों में लाख के कीट पाए जाते हैं, जैसे मधुमक्खी में उसके प्रकार में कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं उसको देखे थे। यहाँ पे कौन कौन से पौधों में पाए जाते हैं उसको देखेंगे प्रकार में। बाह्य आकारिकी में उसके आकारिकी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जीवन इतिहास है, उसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, जीवन का इतिहास, लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या होता है बताया था उसमें, एग, लार्वा, प्यूपी, एडल्ट, इस तरीके से था ना। तो इसमें जो लाख कीट है उसमें एक स्टेप नहीं होता है, लार्वा और प्यूपा के जगह निम्फ बनता है। निम्फ क्या होता है जानते हो? अब उसको मैं बताऊंगा आगे डिटेल से। इस तरीके से रहता है इन लोग का लाइफ साइकिल, ठीक है। अब इसके बाद है आर्थिक महत्व, लाख किस किस चीज़ में काम आता है, उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्गीकरण में आते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग देखेंगे जो हमारा लाख का कीट है, लाख इंसेक्ट है, वो बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन होता है, जंतु विज्ञान का जो वर्गीकरण है, उसमें कौन सा पोजीशन पे आता है, कौन से पोजीशन में, कौन से स्थान में वो है। तो कौन से किंगडम या जगत में आता है, तो प्राणी या एनिमलिया, मतलब लाख का कीट एक एनिमल है। अब उसके अंदर में हम लोग जाएंगे, संघ, फाइलम, तो आर्थ्रोपोडा के अंदर में आता है। उसके बाद है वर्ग या क्लास, तो इंसेक्टा के अंदर में आता है। उसके बाद मतलब वो एक इंसेक्ट है, इंसेक्टा के अंदर में जो भी आता है वो इंसेक्ट है। जरूरी नहीं है आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है तो इंसेक्ट ही होगा, लेकिन इंसेक्टा के अंदर आता है तो वो एक इंसेक्ट है। अब इंसेक्ट का कौन सा ऑर्डर है, कौन सा गण है, तो है हेमिप्टेरा। अब वंश कौन सा है, जेनस और जाति देखेंगे। ये दोनों मिलाकर साइंटिफिक नेम होता है, उसका साइंटिफिक नेम है लैसिफर लैका। इसको हम लोग सिस्टमैटिक पढ़ रहे हैं। तो वंश है लैसिफर, जाति है, स्पीसीज है लैका। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। देखो यहाँ पे कितना लेवल का वर्गीकरण है, 1 2 3 4 5 6 लेवल का यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जरूरी नहीं है कि 6 ही होता है, इस बीच में 2 3, इस बीच में 2 3, इस बीच में 1 2 और भी आते हैं, लेकिन उसको हम लोग छोड़ते हैं। हमारे लिए बस इतना जानना इम्पोर्टेंट है और इससे ज़्यादा हम लोग को डिटेल नहीं करना है। ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। अब जो सेकंड टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं। टॉपिक में देखते हैं वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो लाख कीट हम लोग कहाँ कहाँ पाया जाता है, भारत में पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है, पाकिस्तान में पाया जाता है, भारत और भारत से लगे हुए कुछ देशों में, भारत के आसपास के देशों में ये लाख कीट पाया जाता है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, जावा, मलाया,
चाइना और इंडोनेशिया। मतलब मुख्य रूप से ये एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट और इंडिया के आसपास के देशों में ही पाया जाता है। याद रहेगा आप लोग को। अब देखते हैं, हाँ, और देखते हैं कि कौन कौन से पौधों में पाए जाते हैं इन देशों में। तो और भी कई सारे में पाए जाते हैं। 4 मेन याद रखना कुसुम में, जिसका वैज्ञानिक नाम सहित याद रखना, साइंटिफिक नाम सहित, लेचेरा ओलियोरा। दूसरा है बेर जिजाइफस इंडिका। तीसरा है पलास ब्यूटिया मोनोस्पर्मी। और चौथा है खैर अकासिया कैटेचू। ये चारों प्लांट्स को याद रखना। और प्रकार देखते हैं। प्रकार में स्ट्रेंथ्स या फसलों को देखेंगे, उन अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं, उसको डिवाइड किया गया है। इस तरीके से हमारा स्ट्रेंड डिवाइड है। पहला स्ट्रेंड है कुसुमी या फसल। दूसरा है रंगीनी फसल, रंगीनी स्ट्रेंड। तो कुसुमी किन किन पौधों में पाया जाता है? तो उसमें मुख्य रूप से कुसुम में ही पाया जाता है। कुसुम का पेड़ होता है, उसी में पाया जाता है। और जो रंगीनी स्ट्रेन है उसको लिख लेना, वो पाया जाता है बेर, पलास, कटहल, इमली, इन चारों में पाया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा रंगीनी स्ट्रेन पाया जाता है। इंडिया का पूरा 90% स्ट्रेन रंगीनी का होता है, और यहाँ 10% ऑफ इंडिया में जितना लाख पाया जाता है उसका 10% कुसुमी स्ट्रेन का होता है। बहुत कम होता है कुसुमी। अब कुसुमी स्ट्रेन का 2 पार्ट है, अगहनी और है जेठनी। अगहनी कब आता है? प्रारंभ होता है जून जुलाई और पकने का समय जनवरी फरवरी। अगहन महीने पर मत जाना, वो इसके बीच में पड़ता है, जून जुलाई और जनवरी फरवरी के बीच में। उसके बाद है जेठनी, प्रारंभ होगा जनवरी और फरवरी से, पकेगा जून जुलाई में। तो जेठ मतलब उसी समय आता है, मई जून के आसपास, उसी बीच में, इस दोनों के बीच में। वैसे ही है रंगीनी का पहला स्ट्रेन है कार्तिकी। कार्तिकी स्टार्ट होता है जून जुलाई में, पकने का समय होता है अक्टूबर नवंबर में। तो यहीं पे कार्तिक इसी बीच में आ गया। और है बैसाखी। बैसाखी प्रारंभ में होता है अक्टूबर नवंबर, पकने का है जून जुलाई। बैसाख महीना कब आता है? इसी टाइम में आता है, मार्च अप्रैल के आसपास में आता है। तो इसके बीच में कवर हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, वो 6 महीने का है। इसको भी याद रखना है, 6 मंथ का। और यहाँ पे भी डिफरेंस है ना, वो 6 महीने का है। मतलब कुसुमी स्ट्रेन में जो फसल का पीरियड है, समय है, वो कितना है? 6 मंथ का है। और रंगीनी स्ट्रेन में यहाँ पे सिर्फ 4 महीने का है। और जो बैसाखी है ये सबसे ज़्यादा है, ये है 8 महीने का। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे। बाह्य आकारिकी में मेन पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करते जाना। इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने के लायक नहीं है, जो मेन पॉइंट्स है, जो एग्ज़ाम के लायक है, उसको आप लोग नोट डाउन करते जाओ। तो सबसे पहला पॉइंट है, लिखो, जो लाख कीट होता है उसका रंग क्या होता है? तो वो गुलाबी रंग का होता है या होती है। दोनों लाख इंसेक्ट पिंक कलर के ही होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो पहला पॉइंट कलर के बारे में लिखो। कलर या रंग के बारे में क्या? गुलाबी।
दूसरा पॉइंट लिखना लाख कीट। लाख कीट में लाख उत्पन्न कौन करता है, नर या मादा? तो उसका आंसर है मादा, मादा करती है। लाख उत्पादन किसके द्वारा? लाख प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है बोला? फीमेल के द्वारा। अब तीसरा नंबर पॉइंट देखना, जो मादाएं होती हैं, जो फीमेल्स होते हैं, वो नरों से, मेल्स से 3 गुना बड़े होते हैं साइज। तो मादा बोला फीमेल, वो मेल्स से 3 गुना, नरों से 3 गुना बड़े होते हैं, इसको याद रखना। अब एक पॉइंट और देखना, जो नर होते हैं ना, उसमें पंख होते हैं या नहीं भी होते हैं? तो नर पंख युक्त या पंखहीन। जो इंग्लिश में लिख रहे हैं वो लोग लिख लेना, पंख युक्त मतलब विंग्ड, विंग्ड, और पंखहीन मतलब विंगलेस। और एक पॉइंट लिखो नर के बाद, इसको लिखने के बाद, जो मादाएं होती हैं उसमें पंख बिल्कुल नहीं होता। नर पंख युक्त और पंखहीन दोनों हो सकते हैं। जो फीमेल्स होते हैं उसमें क्या बोला? पंखहीन, विंगलेस, आंखें नहीं होती, नेत्रहीन, आईलेस। क्या क्या बोला? पंखहीन होती हैं और नेत्रहीन होती हैं, उसमें टांगे भी नहीं होती हैं। लेग्स आर नॉट फाउंड। एक पॉइंट और देखना, मुख का प्रकार, मुखांग, उसका मुख। मुख किस प्रकार का होता है? तो चबाने व चूसने वाले, पायर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। चबाना व चूसने वाले, चबाना व चूसना लिखना। इंग्लिश में पायर्सिंग एंड सकिंग। ये जो लाख कीट होते हैं वो कौन से ऑर्डर में मैंने बताया? हेमिप्टेरा। तो हेमिप्टेरा के ऑलमोस्ट सभी इंसेक्ट जो होते हैं ना, वो चबाने व चूसने वाले ही होते हैं। जैसे कि एफिड हो गया, जैसिड हो गया, माहो, जानते हो, यही है। उसी तरीके के लाख कीट भी होते हैं, चबाने व चूसने वाले। अब इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, जीवन इतिहास, लाइफ साइकिल देखते हैं। हमने मधुमक्खी के में देखा था, उसमें क्या क्या बनते हैं? सबसे पहले अंडा, मतलब एडल्ट बनाता है अंडा, एडल्ट बनाती है अंडा। फिर अंडे से क्या बनता है? लार्वी। और लार्वी क्या बनाता है? प्यूपी। फिर प्यूपी से क्या बनता है? एडल्ट। लेकिन यहाँ पे इस तरीके का नहीं होता है, लार्वी और प्यूपी नहीं बनता है। यहाँ पे एक के बाद सीधा निम्फ बनता है, लार्वी और प्यूपी बनने के बजाय। निम्फ क्या होता है?
जैसे एडल्ट रहता है ना वैसे ही दिखता है, लेकिन वो छोटा रहता है। अंडा से डायरेक्ट मतलब एडल्ट जैसे दिखने वाला निम्फ बनता है। इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ये चीज़ वैसे 12वीं वाले लोग 11वीं 12वीं वाले लोग के लिए उतना इम्पोर्टेंट काम का चीज़ नहीं है, पीटी वाले लोग के लिए आगे जाके काम आता है। तो ये क्या है, एडल्ट है। यहाँ पे टांग है, पंख है, तो ये कैसा एडल्ट है, मेल एडल्ट है, नर वयस्क है। और ये कैसा है, मादा फीमेल एडल्ट है। इसका शरीर कुछ इस तरीके से होता है। अब ये दोनों मैथुन किए और फिर फीमेल अंडा देना शुरू करती है। फीमेल एक ही बार में लगभग 300 के अंडा दे देती है। इस तरीके से प्लांट्स में, जो प्लांट्स में चिपके होते हैं, इस तरीके से चिपके होते हैं। ये डंठल पौधे का यहाँ पूरा 300 अंडा यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसके बाद क्या होता है, अंडा से निम्फ निकल जाता है। निम्फ निकलता है तो ये निम्फ का सिर्फ एक ही बार वो नहीं बनता है, वो ना 2-3 मोल्टिंग करता है। मोल्टिंग मतलब निर्मोचन। मोल्टिंग शब्द लिखना, मोल्टिंग या निर्मोचन। तो निम्फ जो अपना रूप बदलते जाता है ना, उसको बोलते हैं मोल्टिंग। इस मोल्टिंग में क्या होता है, एक निम्फ बना इस तरीके से, उसके बाद उसका कुछ आकार बदल जाएगा, कुछ चीज़ें नष्ट हो जाएंगे, कुछ चीज़ें आ जाएंगे। तो ऐसी 3 बार ना वो मोल्टिंग करता है। अंडा से निकलने के बाद क्या करता है, लाख का कीट 3 बार मोल्टिंग करता है। तीनों में कुछ अलग अलग चीज़ दिखाई देते हैं। उसको आप लोग को लिखना पड़ेगा, आप लोग, मैं बताते जा रहा हूँ, उसको देखते जाना। तो जो एक बार से ये दूसरा बना, दूसरे बार से तीसरा बना, तो इसी जो सब अंडा के बाद जो सबसे पहला दिखता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट इंस्टार। इंस्टार या इंग्लिश में ऐसे इंस्टार लिखेंगे। इसको बोलेंगे सेकंड इंस्टार, इसको बोलेंगे थर्ड इंस्टार। उसके बाद क्या बनेगा, वो एडल्ट बन जाएगा। तो जब अंडा सबसे पहले हैच होता है, अंडे का निषेचन होता है, तो जो फर्स्ट इंस्टार में रहता है ना, उसमें क्या क्या होते हैं बता रहा हूँ। उसमें होते हैं पहले वाले में फर्स्ट इंस्टार में क्या क्या होते हैं, लिखते जाना। उसमें होते हैं एक जोड़ी एंटेनी, 1 पेयर एंटेनी होते हैं, और होते हैं उसमें 1 पेयर, एक जोड़ी नेत्र होते हैं, आइस। इंसेक्ट में क्या होता है, कंपाउंड आई, उसी को बोलते हैं। और क्या होता है, लेग्स भी होते हैं उसमें, टांगे भी होते हैं। टांगे कितने होते हैं, 3 पेयर्स। जितने एडल्ट में होते हैं ना, मतलब जो निम्फ है ना, वो पूरे रिसेंबल करता है अपने आप को एडल्ट के जैसे। तो जो फर्स्ट स्टार होता है ना, वो कहाँ एक से निकलता है, वो बहुत एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। और क्या करता है, वो अंडे से निकलते ही ना छोटे छोटे पत्तियों को खाना शुरू कर देता है। किस तरीके से खाता है, उसमें बाइटिंग एंड चेविंग, चबाने व चूसने प्रकार के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, मुखांग पाए जाते हैं। बाइटिंग एंड चेविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं। अब उसके बाद जब फर्स्ट स्टार होता है ना,
वो जब सेकंड स्टार बनता है, यहाँ पे हम लोग एक बार और शो कर सकते हैं। टोटल 3 स्टार बनना है। पहले यहाँ पे 3 स्टार है, अब सेकंड स्टार देखते हैं। सेकंड स्टार में क्या होता है, जो आँखें होती हैं, जो लेग्स होते हैं, एंटीना होता है। इसमें एक चीज़ और बताना भूल गया, इसमें एनल सेटाई भी पाए जाते हैं, जिसकी संख्या होती है 6। इसको बोलते हैं हिंदी में गुदारोम, जिसकी संख्या होती है 6, लिख लेना। तो जो सेकंड स्टार बनता है उसमें ये सारे पार्ट्स उसके गायब हो जाते हैं, और जो गुदारोम होता है सेकंड स्टार में, वो 6 की जगह एनल सेटाई, वो 6 की जगह डस्ट हो जाता है। और क्या होता है मैं बोला। इसके बाद जो सेकंड स्टार होता है, उसमें पहला पॉइंट देखना, जो एनल सेटाई होता है 6 की जगह डस्ट हो जाता है। यहाँ पे कितना था, 6 था, यहाँ पे डस्ट हो जाता है। दूसरा पॉइंट देखना, जो एक जोड़ी एंटीना, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र, एक जोड़ी तीन जोड़ी क्या है, लेग्स है, टांग है, वो तीनों खत्म हो जाते हैं। तो नो लेग आइस और क्या है, एंटेनी, ये तीनों खत्म हो जाते हैं। अब इसके बाद एक मोल्टिंग और होता है। मोल्टिंग, यहाँ पे कितना मोल्टिंग हुआ है, पहले और दूसरे स्टार के बीच में एक मोल्टिंग हुआ है, इसको बोलते हैं फर्स्ट मोल्टिंग। अब सेकंड मोल्टिंग होगा और क्या बनेगा, थर्ड स्टार। थर्ड स्टार में क्या होता है, जो आँखें हैं, जो टांगे हैं और जो एंटीना है, वो फिर से आ जाते हैं। मैं बोला था ये सब किस में पाए जाते हैं, ये सिर्फ नरों में पाए जाते हैं, सिर्फ मेल में ही पाए जाते हैं और फीमेल में नहीं पाए जाते हैं। तो वापस किस में आएंगे ये सब, ये सिर्फ मेल में ही आएंगे, फीमेल में नहीं आएंगे। पहले रहते हैं लेकिन फीमेल में नहीं आएंगे जब वो एडल्ट बनता है या बनती है। तो आइस, एंटेनी और क्या बोला, लेग्स कम बैक। और जो गुदारोम होता है, एनल सेटाई होता है, वो खत्म हो जाता है। गुदारोम की जगह अब बनता है सिस्न, मतलब पेनिस। किस में बनेगा, मेल्स में बनेगा, और फीमेल्स में ये चीज़ नहीं पाई जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोग नर और मादा में इस कीट का अंतर कर सकते हैं। अब उसके बाद एडल्ट बन जाती है। एडल्ट कैसे बनेगी या बनेगा, तो थर्ड स्टार, यहाँ पे कौन सा मोल्टिंग हुआ है, सेकंड मोल्टिंग। अब थर्ड स्टार के बाद क्या होगा, थर्ड मोल्टिंग। एडल्ट बनने के लिए थर्ड मोल्टिंग होगा। अब जब एडल्ट इन लोग बन जाते हैं ना, उसके बाद फिर इनके बीच में सेक्स होता है, मैथुन होता है, और जो मेल होता है ना,
हनी बी में भी हम लोग देखे थे, मेल मैथुन के बाद मर जाता है। वैसे ही लाख कीट में भी होता है, जो नर होता है वो मैथुन के पश्चात मर जाता है, और जो फीमेल है, जो मादा है, वो फिर अंडा देना शुरू कर देती है। और जो लाख कीट होते हैं ना, उन लोग अंडा से निषेचित होते ही एक लिक्विड निकालना शुरू कर देते हैं, जो जमकर लाख बनता है। और जब एडल्ट स्टेज में आने के बाद ये मात्रा अंडा देने के बाद और भी अधिक बढ़ जाती है। तो सबसे ज़्यादा लाख प्रोडक्शन फीमेल एडल्ट करती है। मेल तो मर गया होता है और वो लाख प्रोडक्शन भी नहीं करता है। और लाख का जो प्रोडक्शन होता है ना, वो फीमेल के पूरे बॉडी पार्ट्स में, सिर्फ मुख, गुदा और सांस लेने वाले पार्ट्स में, माउथ, एनस और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन तीनों पार्ट्स को छोड़कर अपने शरीर के सभी पार्ट्स से वो लिक्विड को निकालते हैं। कौन सा लिक्विड? जिससे लाख बनता है। तो उन लोग ये लिक्विड क्यों निकालते हैं? तो इसका आंसर है, वो लिक्विड अपने प्रोटेक्शन के लिए निकालते हैं। ये अपने प्रोटेक्शन के लिए निकला हुआ लिक्विड है। इस लिक्विड के कारण ये लिक्विड को उन लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए ही निकालते हैं दूसरे एनिमल से। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक आर्थिक महत्व को देखते हैं। आइए लाख के कुछ आर्थिक महत्व देख लेते हैं। एक एक करके देखने से पहले कुछ पॉइंट्स उसको भी नोट करना। तो पूरे विश्व का 70 से 80% लाख, 70 to 80% ऑफ द लाख प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड, तो वो भारत से आता है। और दूसरा नंबर पॉइंट लिखना, भारत में सबसे ज़्यादा लाख का प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा लाख का उत्पादन झारखंड में होता है, और दूसरे नंबर में है छत्तीसगढ़। अब पहला नंबर पॉइंट देखते हैं, इसको तीसरे नंबर पॉइंट में लिख लेना, 2 पॉइंट लिखने के बाद। तो तीसरा नंबर पॉइंट है उसका संगठन, कंपोजिशन। तो इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है रेजिन 68%, उसके बाद है कलर्ड मैटर, रंगीन पदार्थ 10%, वैक्स, मोम 6%, गम, गोंद 5.5%, शर्करा पाया जाता है 4%, और मड, मिट्टी, कूड़ा पाया जाता है 6.5%। तो इसको याद कर लेना, नोट डाउन कर लो। और इसके उपयोग में कहाँ कहाँ काम आता है? तो प्रिंटिंग में अर्थात छपाई में, वार्निश करने में, पॉलिश करने में, चूड़ियाँ में, ग्रामोफोन इसी से बनता है, चूड़ियाँ भी इसी से बनते हैं। और इंसुलेटर, जो बिजली होता है ना, उसमें इंसुलेटर के रूप में इसका यूज़ करते हैं। इंसुलेटर मतलब होता है कुचालक। अब हम लोग लाख कल्चर को पढ़ लिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेरीकल्चर, सिल्क वर्म, रेशम कीट के बारे में पढ़ेंगे। हमारा इंसेक्ट, अगला इंसेक्ट है रेशम कीट, सिल्क वर्म। इसके स्टडी को बोलते हैं या इसके पालन को बोलते हैं सेरीकल्चर। वर्गीकरण देखते हैं। हमारा आउटलाइन में फर्स्ट पॉइंट था वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन इस तरीके से है, जगत, किंगडम है, प्राणी या एनिमलिया, संघ है, फाइलम, अर्थ्रोपोडा, वर्ग या क्लास है, इंसेक्टा, गण या ऑर्डर है, लेपिडोप्टेरा, वंश है, बॉम्बिक्स, और जाति है मोराई। तो उसका ये साइंटिफिक नेम है। याद रखना, ये सभी रेशम कीट कई प्रकार के पाए जाते हैं। हम लोग प्रकार देखेंगे तो सभी प्रकार का रेशम कीट का ये क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण नहीं है। ये सिर्फ जो शहतूत में पाए जाने वाला रेशम कीट है, मलबेरी सिल्कवर्म।
उसका है सिर्फ ये, इसका साइंटिफिक नेम है। और बाकी का साइंटिफिक नेम ना हम लोग जब उसका प्रकार पढ़ेंगे तब देखेंगे। दूसरे नंबर में हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी इसका चाइना से। चाइना से रेशम पालन का शुरुआत हुई थी। उसके बाद है नेक्स्ट में इंडिया, स्पेन, यहाँ से शुरुआत हुआ था, इसको ज़रूर लिखना। और फिर कहाँ कहाँ किया जाता है, तो स्पेन, बर्मा, जापान, फ्रांस, इतने देशों में रेशम उत्पादन किया जाता है, रेशम का पालन किया जाता है, रेशम कीट का। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर पॉइंट है प्रकार। चलिए अब देखते हैं प्रकार, टाइप्स। तो यहाँ पे हम लोग 5 प्रकार का डिस्कस करेंगे। और भी प्रकार हो सकते हैं जहाँ जहाँ जो जो मिलते हैं उसके हिसाब से, पेड़ों के हिसाब से। तो एक देखेंगे शहतूत का मलबेरी, टसर, मूंगा, एरी और ओक। तो इस पांचों में ये पेड़ का नाम दिया हुआ है, ये और ये पेड़ का नाम दिया हुआ है। इसका साइंटिफिक नेम है शहतूत का। शहतूत में जो पाया जाता है कीट, सिल्कवर्म पाया जाता है, उसका नाम है बॉम्बिक्स मोरी, याद रहेगा। फिर है टसर का एंथरेरिया पैफिया। मूंगा का है एंथरेरिया असमिया, असमिया लिखा हुआ है, मतलब ये असम में पाया जाता है। एरी फाइलोसोमिया रिसिनी, RICINI, रिसिनी किसके साइंटिफिक नेम में आता है, तो अरंडी के में, कैस्टर के में रहता है। कैस्टर का साइंटिफिक नेम देखना, इससे मिलता जुलता मिल जाएगा। इसके बाद है ओक, एंथरेरिया रोजेली। अब देखते हैं होस्ट प्लांट। मलबेरी का है शहतूत का पौधा। टसर मिलता है अर्जुन, साल, बेर। मूंगा ये मिलता है सिनामॉन और सोम भी लिख लो। एरी ये मिलता है अरंडी, अंडी या अरंडी बोलते हैं, कैस्टर, कैस्टर के प्लांट में होता है। और ओक मतलब ओक ही। अब देखेंगे कि किसका डोमेस्टिकेशन किया जा सकता है, मतलब किसका पालन किया जा सकता है। तो जो शहतूत में होता है उसका हम लोग पालन कर सकते हैं। शहतूत का पालन करते हुए देखे होंगे, तो ये पालित है। और जो टसर का होता है वो, उसका भी पालन किया जाता है, लेकिन वो अर्ध पालित में आता है, सेमी डोमेस्टिकेटेड में आता है। मूंगा का भी पालन किया जाता है, डोमेस्टिकेटेड है। एरी और ओक ये दोनों नॉन डोमेस्टिकेटेड है, इसका पालन नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं रंग। रंग उस कीड़े का रंग नहीं, वो जो कोसा बनाता है, वो जो सिल्क बनाता है, उसका रंग है। तो शहतूत का जो कोसा होता है, जो सिल्कवर्म होता है, वो कोसा बनाता है सफ़ेद रंग का, श्वेत रंग का। टसर का बनाता है ब्राउन, या कॉपरिस भी लिख सकते हो, कॉपरिस ब्राउन कलर का होता है, तांबे कलर का। मूंगा का होता है सुनहरे कलर का, गोल्डन येलो। एरी का होता है रेड वाइट, लाल सफ़ेद। और ओक का एकदम फाइन होता है, फाइन वाइट कलर में होता है, लेकिन उसका जो धागा होता है एकदम फाइन होता है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ मिलता है। तो शहतूत में पालन किया जाता है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, साउथ स्टेट्स में किया जाता है। और नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में और वेस्ट बंगाल में किया जाता है। टसर का किया जाता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के आसपास के स्टेट्स में किया जाता है। उसके बाद मूंगा का है असम, असम और आसपास स्टेट्स भी हो सकते हैं। वैसे ही एरी का भी है असम और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में लिख देना। तो इतने सारे स्टेट्स में एरी पाया जाता है। और ओक हिमालय रीजन, हिमालय के तलहटी में जो पौधे पाए जाते हैं वहाँ पाया जाता है एरी, ओक।
अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखें। हमारा 4th नंबर का टॉपिक है बाह्य आकारिकी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखेंगे। सहतूत किसका देखेंगे? तो सहतूत के रेशम कीट का देखेंगे, बाकी सभी का नहीं पढ़ेंगे, खाली एक ही का देखेंगे। तो इसमें है, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है जो है एडल्ट फीमेल, वयस्क मादा है रेशम कीट सहतूत का। तो ये एक मादा है, इसका जो नर होता है ना वो इससे कुछ छोटा होता है। पहला डिफरेंस लिख लेना नर और मादा में, पहला नंबर पॉइंट में लिखना कि मादा नर से कुछ बड़ी होती है। ये क्या है? एक सल्क है, एक मॉथ है। सल्क। एक होता है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मतलब तितली होता है, और ये क्या है? मॉथ है, सल्क। बटरफ्लाई और मॉथ में डिफरेंस जानते ही होंगे। मॉथ काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और फुर्तीले नहीं होते हैं, तितलियों के जैसा एकदम आसानी से नहीं उड़ते हैं। वो कहीं पर चिपके रहते हैं, रात को देखना कहीं पे बाथरूम में या कहीं पर भी चिपके रहते हैं, लटके रहते हैं और छोटे छोटे अंडे कंटिन्यू देते रहते हैं। उन लोग का लाइफ भी ज़्यादा समय का नहीं रहता है। ये हो गया मॉथ। अब जो सहतूत का जो मॉथ होता है, सल का होता है, उसका रंग होता है क्रीमी वाइट, मतलब क्रीम रंग का होता है, सफ़ेद। कैसा वाला? क्रीम रंग का सफ़ेद। अब देखना कोई भी इंसेक्ट होता है, आप जब इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो ये चीज़ को आपको बताना पड़ेगा कि ए पेयर ऑफ एंटेनी, एक जोड़ी एंटेनी पाई जाती है, 2 जोड़ी पंख, यहाँ से अलग है पंख, 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। जो शरीर है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, विभाजित होता है। शुरू तरफ को क्या बोलते हैं? हेड, सिर। बीच को क्या बोलते हैं? यहाँ पर को थोरैक्स, वक्ष। और पीछे को क्या बोलते हैं? उदर, एब्डोमेन। तो जो विंग्स होते हैं, जो पंख होते हैं, वो कहाँ से निकले होते हैं? थोरैक्स से। थोरैक्स में 3 पार्ट होता है, कोई भी इंसेक्ट का 3 पार्ट होता है। तो जो पंख होते हैं वो ये मध्यम और पश्च, आगे में नहीं होंगे, मध्यम और पश्च से अटैच होते हैं, 2 जोड़ी। और जो टांग होते हैं, लेग्स होते हैं, वो तीनों में पाए जाते हैं। तो इसके ये उसका पीछे से दिखा रहा है, उसके जो नीचे वाला साइड है, अधर तल रहता है, उस नीचे में वो जुड़े हुए हैं। अब इसका जो हेड है, हेड में क्या क्या पाया जाता है? सिर में तो संयुक्त नेत्र पाया जाता है, कंपाउंड आइज। और इसमें मुखांग पाए जाते हैं। एंटेनी, एंटेनी किस तरीके से है? तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लूमोस। प्लूमोस प्रकार की एंटेनी पाई जाती है। इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं, मुखांग होते हैं, वो अक्रियाशील मतलब इनएक्टिव होते हैं। जब इन लोग लार्वी के बाद, जब इन लोग प्यूपी बनते हैं, उसके बाद प्यूपी के बाद जब इन लोग एडल्ट स्टेज में आते हैं तो इन लोग ना खाना छोड़ देते हैं। उन लोग का मुखांग विकसित ही नहीं है, मतलब ये बोला जा सकता है कि उन लोग खाते ही नहीं हैं। तो जब कोई इंसान या कोई कीट खाएगा ही नहीं तो कितने दिन जिएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन। इसलिए इनका एडल्ट का लाइफ होता है 2 से 3 दिन। तो इसका लाइफ लिख लेना 2 से 3 दिन। इसका जो उदर होता है वो 8 से 9 खंडों में विभाजित होता है। उदर, एब्डोमेन, 8 से 9 खंड पाए जाते हैं। तो ये हमारा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हो गया। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।
तो आइए देखते हैं जीवन इतिहास, लाइफ हिस्ट्री किसका, शहतूत रेशम कीट का। शहतूत रेशम कीट का हम लोग एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़े, वैसे शहतूत रेशम कीट का हम लोग जीवन इतिहास पढ़ेंगे। तो इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, मधुमक्खी पढ़े। उसी के जैसे 4 स्टेज का होता है। जैसे लाख कीट में कैसा था, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, वो 3 स्टेज का होता है, जिसमें अंडा के बाद निम्फ बनता है, निम्फ 3 से 4 मोल्टिंग करता है, उसके बाद वो एडल्ट बन जाता है। और जो रेशम कीट होता है वो 4 स्टेज में होता है। सबसे पहले एग, एडल्ट एग देती है, उसके बाद क्या बनता है, लार्वी या कैटरपिलर या इल्ली, उसके बाद क्या बनता है, प्यूपी, इसी को हम लोग कोकून भी बोलते हैं, इसमें कोकून। और ये क्या है, एडल्ट है। बड़ी वाली मेल है, फीमेल है सॉरी, और छोटा एडल्ट मेल है। वयस्क नर, वयस्क मादा, अंडा, इल्ली और प्यूपी या कोकून, हिंदी में भी लिख लेना। तो हम लोग शुरू करते हैं अंडे से। अंडा कहाँ से आया, फीमेल से, वयस्क मादा से। तो सबसे पहले मैथुन से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर अंडा देना प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, कॉपुलेशन होता है, मैथुन होता है, एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल का। उसके बाद जो स्पर्म है वो इसके एग को जाके फर्टिलाइज करता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन या निषेचन होने के बाद जो मादा है, जो फीमेल है, वो अंडा देना प्रारंभ करती है। तो अंडा कहाँ पर देती है, एग लेइंग कहाँ पे होता है, अंडरोपण कहाँ पे होता है, तो वो शहतूत के पत्ते के नीचे वाले भाग, ये जो पत्ता है ना ये उल्टा हुआ है, मिड रिब दिख रहा है, नीचे वाले भाग में 300 से 400 अंडा देती है एक साथ। वो सारे एक ही जगह पे होते हैं, इकट्ठे होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही जगह इकट्ठे होते हैं और चिपके होते हैं। उसके बाद जो अंडा है वो सर्दी के दिन में 10 से 12 दिन, सॉरी गर्मी के दिन में 10 से 12 दिन, गर्मी लिखना, और सर्दी के दिनों में 30 दिन। इतने दिन में निषेचित होकर, इतने दिनों में फूटकर लार्वा बनते हैं। लार्वा अब निकल गए। अब इसके बाद जो लार्वा स्टेज होता है, जैसे ही लोग अंडे से निकलते हैं इन लोग खाना चालू कर देते हैं। इन लोग का माउथ पार्ट होता है बाइटिंग एंड चेविंग, काटने और चबाने वाले। इस तरीके से इनके मुखांग पाए जाते हैं लार्वी में। लार्वी को बोलते हैं हम लोग, इसका खास नाम है कैटरपिलर। हर लार्वी को कैटरपिलर नहीं बोला जाता है, किसी किसी के लार्वी को ही कैटरपिलर बोला जाता है। जैसे कि ये पूरा फैमिली है, लेपिडोप्टेरा का फैमिली है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है, उसके अंदर में आने वाले जितने भी फैमिली है उसके लार्वी को बोलते हैं कैटरपिलर। और इसका जो प्यूपा है उसको बोलते हैं क्राइसेलिस। कोकून को ही प्यूपा नहीं बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ हूँ जरूर, क्योंकि ये कोकून है, उसके अंदर में प्यूपा रहता है। मतलब लार्वा ना
इसके बाद लार्वा क्या करेगा, मोल्टिंग करेगा। 3 से 4 मोल्टिंग होता है, उसमें 30 से 35 दिन का समय लग जाता है। फिर मोल्टिंग करते करते वो कोकून फॉर्मेशन करने लगता है। तो कोकून बनाने के लिए जो लार्वा है उसमें एक विशेष प्रकार का, उसके मुख में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। जो लार ग्रंथि होती है ना, वहाँ पे स्पाइनरेट होता है, ये शब्द याद रखना। हिंदी में ऐसे स्पिन रेट लिख लेना। यह ग्रंथि पाई जाती है लार्वा में। तो उनके मुख से स्पिनरेट के थ्रू निकली हुई जो द्रव होता है वो अन्य ग्रंथियों से निकले हुए सेरिसिन नामक पदार्थ, इन दोनों को मिला के रेशम का सूत बनता है। स्पिनरेट ग्रंथि है, इससे जो द्रव निकलता है उससे क्या बनता है, रेशम, जिसको हम लोग सिल्क बोलते हैं। तो जो कोकून होता है ना, वो लार्वी निकाले रहता है, लिक्विड का जो सूख कर फाइबर बनते जाता है, तो वो कोकून बना लेता है। उसके बाद अब लार्वी पूरा कोकून से घिर जाता है चारों तरफ से, उसका शरीर पूरा बंद हो जाता है कोकून के अंदर। तो लगभग 15 दिन में ये जो प्यूपा होता है वो विकसित हो जाता है। कैटरपिलर मतलब जो लार्वा है, कैटरपिलर को सूंडी भी बोलते हैं, लार्वा को बोलते हैं इल्ली। तो जो इल्ली है जो कोकून में अभी घिरा हुआ है, तो कोकून के अंदर में रहते हुए लगभग 15 दिन में वो क्या बन जाता है, प्यूपी कौन सा प्रकार का, क्रिसैलिस एक प्यूपा का प्रकार है। प्यूपा भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि लार्वा कई प्रकार के होते हैं, उसमें एक प्रकार है कैटरपिलर। वैसी जो प्यूपी है उसके कई प्रकार होते हैं, उसमें एक प्रकार है क्राइसैलिस। तो जो क्राइसैलिस प्रकार का बन जाता है। अब इसके बाद प्यूपी एडल्ट बनने में, वयस्क बनने में इसको लगता है सर्दी के दिन में 3 से 4 महीने। और गर्मी के दिन में 20 से 25 दिन। ठीक है, तो हमारा लाइफ हिस्ट्री क्लियर हुआ। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। कहाँ से स्टार्ट किए, कोपुलेशन से, मैथुन करने के बाद एक का फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ मादा के गर्भ में। उसके बाद एग लेइंग हुआ, अंडरोपण हुआ। कहाँ पर, मलबेरी प्लांट के सहतूत के पत्ते के पीछे वाले भाग में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इल्ली बाहर आ गई, जिसको और क्या बोलते हैं, सूडी बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं। वो किस प्रकार का है, उसका मुख किस प्रकार का है, बाइटिंग एंड चेविंग मतलब चबाने और काटने वाले। तो ये क्या करता है, इल्ली लार्वा क्या करता है, अंडा से निकलते ही पत्ते चबाना प्रारंभ कर देता है। और क्या निकालता है, कोकून बनाने के लिए द्रव निकालता है। वो द्रव कहाँ से निकलता है, लार ग्रंथि, जिसमें क्या पाया जाता है, स्पाइनरेट पाया जाता है। तो स्पाइनरेट से निकला हुआ द्रव से कुछ अन्य ग्रंथियों, जहाँ से क्या निकलता है, सेरिसिन, उससे मिलकर रेशम बनाता है। तो ये फिर इसके बाद कोकून बन गया लार्वी से। फिर उस कोकून के अंदर में क्या है, लार्वी है। अब लार्वी कुछ दिनों में, 30 से 35 दिनों में क्या बन जाएगा, वो प्यूपी बन जाएगा। और प्यूपी से फिर एडल्ट बनने में, वयस्क बनने में कितना दिन लगेगा, तो सर्दी में बोला 3 से 4 महीने और गर्मी में 20 से 25 दिन। उसके बाद फिर एडल्ट लोग फिर अंडा देंगे।
तो इस तरीके से जीवन इतिहास खत्म होता है। इसमें हम लोग को कुछ वर्ड से और फेस करना पड़ता है, जैसे कि मल्टी वोल्टाइन, यूनिवोल्टाइन, बाईवोल्टाइन। अगर ये जो साइकिल है, पूरा लाइफ हिस्ट्री है, वो एक साल में 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो, फॉर एग्जाम्पल 7 से 8 साल, 7 से 8 साल नहीं, 7 से 8 जनरेशन एक साल में चले, तो उसको बोलते हैं यूनिवोल्टाइन, मल्टीवोल्टाइन। और यूनिवोल्टाइन क्या होता है, तो एक जनरेशन एक ईयर में। और बाईवोल्टाइन किसको बोलते हैं, 2 जनरेशन सिर्फ, 2 से कम नहीं, 2 से ज़्यादा नहीं, तो उसको बोलते हैं बाईवोल्टाइन। अब इसके बाद आर्थिक महत्व देखते हैं। अंत में हम लोग देखते हैं आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले रेशम का संगठन देख लेते हैं। रेशम बना होता है फाइब्रोइन और सेरिसिन से मिलके। सबसे ज़्यादा फाइब्रोइन होता है 75% और सेरिसिन 25%। सेरिसिन बताया था अन्य द्रव, तो वो मुख्य नहीं है, उसके साथ मिलकर रेशम बनता है, लेकिन वो मुख्य चीज़ क्या है, फाइब्रोइन, जो कहाँ से निकलता है, स्पिनरेट से निकलता है, लार ग्रंथि से निकलता है रेशम के। सेकंड इम्पोर्टेंस है वस्त्र। तो रेशम के जो वस्त्र होते हैं ना, वो अत्यंत कोमल, मजबूत व चमकदार होते हैं। और तीसरा महत्व है रेशम, जो रेशम उद्योग होते हैं, सिल्क इंडस्ट्री होते हैं, और रेशम कीट का पालन होता है, सेरी, जिसको क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। तो जो रेशम कीट का जो रेशम उद्योग होता है ना, वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ा रूरल इंडस्ट्री है, जो ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत आता है। इतना बड़ा विभाग है, मतलब इतना बड़ा चीज़ है कि एक विभाग ही संचालित है, मतलब विभाग के अंदर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है रेशम का। एक क्रिया और हम लोग सुनते हैं रेशम इंडस्ट्री के लिए, जिसको बोलते हैं स्टिफलिंग। स्टिफलिंग क्या होता है, तो जो प्यूपा को मारने की क्रिया होता है कोकून के अंदर में ही, उसको बोलते हैं स्टिफलिंग। वो क्यों किया जाता है, सामान्य तौर से अगर हम लोग छोड़ दिए प्रकृति के ऊपर, तो जो प्यूपा होते हैं ना, वो ना लार्वी पहले कोकून बनाए, कोकून से जब प्यूपा बनते हैं, पर जब एडल्ट बनते हैं, तो उन लोग ना कोकून को चीरना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पे प्यूपा है, इसको धीरे धीरे काटते हैं और निकलते हैं। तो जब वो निकलते हैं ना, तो इसका क्वालिटी खराब कर देते हैं, वो चीरा हुआ दिखता है, चमकदार नहीं रहता है, खराब दिखता है, उसका क्वालिटी एकदम गिर जाता है। तो उसके लिए स्टिफलिंग किया जाता है, मतलब उसको मार दिया जाता है। हमारा आर्थिक महत्व मौत के लिए नहीं है, हमारा आर्थिक महत्व सिर्फ कोकून के लिए है, इसलिए ये चीज़ किया जाता है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।